Dear students, today's topic is marginal productivity theory. We all know that goods and services are produced with the help of four factors of production, that is land, labor, capital and organization. कई बार हम ये बात डिस्कस कर चुके और जब गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो जो वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की है, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है किस में? इन्हीं फैक्टर्स में, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन में। और किस तरह? लैंड का रिवॉर्ड जो है वो रेंट की शक्ल में, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस की शक्ल में, कैपिटल इस्तेमाल करने के बदले हम कैपिटल प्रोवाइडर को इंटरेस्ट देते हैं, और फर्म या एंट्रप्रेन्योर बजाते खुद अपना मुआवजा प्रॉफिट की शक्ल में रिसीव करते हैं। तो जो चारों फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दे गेट द रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब सवाल ये है कि इन फैक्टर्स को किस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। What is the principle of distribution of rewards among the factors of production? इसके लिए दो थेरीज हैं। एक थेरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी, इसीलिए इसका नाम है क्लासिकल्स थेरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी भी कह लेंगे। दूसरी थेरी जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दी, और इसीलिए इसका नाम है मॉडर्न थेरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम आज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी डिस्कस कर रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है? द रिवॉर्ड और प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी एक फैक्टर की जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसके मुताबिक हम उसको मुआवजा देते हैं। अब आपको, जैसा भी मैं बता रहा था, कि ये थ्योरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने प्रेजेंट की, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या एज्यूम करते हैं? दे एज्यूम परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। अब ये जो फैक्टर मार्केट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स की मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, जिसका मतलब क्या है कि एक फैक्टर की टोटल सप्लाई एक ही किस्म की तमाम फर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और तमाम फर्म्स एक जैसा मुआवजा अदा कर रही हैं। जैसे अगर फर्म, सारी की सारी फर्म फॉर एग्जांपल फुटबॉल बना रही हैं, अब फुटबॉल की जो इंडस्ट्री है, इसमें जितनी भी फर्म्स हैं वो अवेलेबल जो लेबर है उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्कर्स इंगेज कर रही होती हैं। लेकिन मुआवजा कैसे डिटरमिन होता है, और कौन सा मुआवजा वो अपने वर्कर को दे रही होती हैं? वो मुआवजा जो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई ऑफ लेबर, फुटबॉल इंडस्ट्री से मुतालिक जो लेबर है, उनकी टोटल डिमांड कितनी है, उनकी टोटल सप्लाई कितनी है, उसके मुताबिक वेज रेट तय हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपये वेज रेट तय हो गया, 800 रुपये वेज रेट तय हो गया, 1000 वेज रेट तय हो गया, तो तमाम फर्म्स अपने वर्कर को यही वेज रेट पे कर रही होंगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, द रिवॉर्ड और प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमिन्ड
by the interaction of total demand and total supply of that factor when price of a factor is determined. So it is adopted by all the firms working under perfect competition. For example, wage rate is determined by total demand and total supply of labor. इन लेबर की मिसाल इसमें जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि टोटल डिमांड कितनी है उस ख़ास किस्म की लेबर की और टोटल सप्लाई कितनी है। जब हम उस टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के मुताबिक उसकी प्राइस तय कर देते हैं, जैसे कि इसमें लिखा था कि व्हेन प्राइस ऑफ अ फैक्टर इज़ डिटरमिन्ड, ये जो प्राइस डिटरमिन हमने कर ली, OW आगे स्लाइड में आएगी, तो यही प्राइस तमाम फर्म्स जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर वो ख़ास किस्म की इंडस्ट्री में तमाम फर्म्स जितनी भी काम कर रही होंगी वो उसी प्राइस ऑफ लेबर या वेज रेट पे पेमेंट कर रही होंगी सबको। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। An individual firm in such situation decides only the quantity of labor to be employed at that prevailing wage rate. अब वो जो वेज रेट तय हुआ परफेक्ट कंपटीशन में टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के हिसाब से, वही वेज रेट हर फर्म पे कर रही होगी अपने वर्कर्स को। और कितनी इस वेज रेट पे क्वांटिटी लेबर की उनके लिए सूटेबल है वो सिर्फ उन्होंने डिसाइड करनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, कॉस्ट कंडीशंस। इसलिए यहाँ लिखा है अ फर्म एम्प्लॉयज वर्कर्स अप टू द पॉइंट वेयर वेज रेट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, पहले तो मैंने आपको बताया कि वेज रेट कैसे तय हुआ, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के हिसाब से एक वेज रेट तय हो गया। अब इस वेज रेट पे हर फर्म कितनी उसको क्वांटिटी चाहिए है लेबर की वो इंगेज कर लेगी। अगर किसी फर्म में इस तरह से सूरत हाल है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ज़्यादा है वेज रेट से, जैसे कि टेबल में नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे दिया गया है कि वेज रेट जो है वो 200 है लेकिन हम ज़्यादा दे रहे हैं। हम अगर 240 दे रहे हैं, 220 दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल इंगेज मोर वर्कर्स और करते चले जाएंगे। वी विल गो ऑन एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर वर्कर्स टिल marginal productivity becomes equal to wage rate. इसी तरह अगर सूरत हाल इसके बरक्स है, बरक्स क्या सूरत हाल है कि किसी फर्म में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है लेकिन वेज रेट ज़्यादा है, तो लॉस है। यानी हम वी आर पेइंग मोर देन व्हाट वी आर रिसीविंग। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, वर्कर हमें क्या दे रहा है, वेज क्या है, हम वर्कर को क्या दे रहे हैं। अगर किसी फर्म में ऐसा हो रहा है कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है लेबर की और लेबर को वी आर पेइंग मोर, तो फिर फर्म तो लॉस कर रही है। ऐसे में फर्म को क्या करना पड़ेगा, द फर्म हैज़ टू विड्रॉ सम वर्कर्स सो दैट MRP becomes equal to wages. It is to be remembered that MRP first increases due to economies of large scale production and then diminishes. ये किसके बारे में कहा गया, ये MRP की जो कर्व डायग्राम नंबर 2 में आगे जो स्लाइड में डायग्राम बनी हुई है उसमें आप देखें, सेकंड डायग्राम में पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऊपर जा रही है और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नीचे आ रही है। टेबल में भी यही दिखाया गया है। आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें टेबल, पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, फिर उसके बाद यानी 12 है, पहले ज़्यादा है, फिर कम हो रही है, 11, 10, 9, 8 ये कम हो रही है, पहले बढ़ती जा रही है फिर कम होती है। तो स्टार्ट में ज़्यादा फिर उसके बाद कम। अब
यहाँ देखिए डायग्राम में नेक्स्ट स्लाइड पे डी डी और एस एस, ये क्या है? डी डी है डिमांड फॉर लेबर, एस एस खत है सप्लाई ऑफ लेबर। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पॉइंट पे, जहाँ ओ डब्ल्यू वेज रेट जो है वो डिसाइड हो गया। अब ये ओ डब्ल्यू वेज रेट जितना हमने डिसाइड कर लिया टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के हिसाब से, उसी को कैरी करेगा कि तमाम इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं। अब हम जिस फर्म की बात कर रहे हैं उसका हमें दिया गया है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का ख़त, ये जो पहले राइज़ कर रहा है फिर नीचे फॉल कर रहा है। अब आप देखें ये जो लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या है? ये है सप्लाई ऑफ लेबर इन दैट फॉर्म। अब ये जितनी जो सप्लाई ऑफ लेबर है उसकी जो इसमें हॉरिजेंटल लाइन बनी हुई है कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है डिमांड को या एमआरपी को? ई पॉइंट पे। ई एम जो है वो क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और ओ डब्ल्यू क्या है? वेज रेट। अब देखें ई एम और ओ डब्ल्यू बराबर है ना, तो ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर इसी फर्म में नंबर ऑफ वर्कर्स होते ओ एम डैश, तो फिर क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती, यानी ई डैश एम डैश, और वेज रेट कितने होते? ओ डब्ल्यू, जो कि कम है। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी हमें ज़्यादा मिल रहा हो और हम पे कम कर रहे हो, तो हमारे फर्म में, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें गुंजाइश मौजूद होती है कि हम और वर्कर्स ऐड कर लें ताकि टोटल हमारी आउटपुट भी बढ़ जाए और टोटल प्रॉफिट भी बढ़ जाए, क्योंकि ऐसे में मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही होती है इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से। अब हम एम डैश एम यूनिट ऑफ लेबर मज़ीद ऐड करेंगे और फिर जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या होगा? जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है यानी ई एम, वो किसके बराबर हो जाएगी? वेज रेट के। और अगर सूरत हाल इसके बरक्स है, इस फर्म में क्या सूरत हाल है कि हमने ओ एम डबल डैश वर्कर्स रखे हुए हैं। ओवर स्टाफिंग भी तो हो जाती है ना किसी इदारे में, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील है, PIA है, ओवर स्टाफिंग है ना। इसी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है और वेजेस हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर कम है और वेजेस हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस इदारे का सर्वाइवल कब है? जब उसमें से कुछ लोगों को विड्रॉ कर लिया जाए ताकि इतने लोग हों कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों बराबर हो जाए। अब इस केस में जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर फर्म में ओ एम डबल डैश यूनिट्स ऑफ लेबर हमने लगाए हुए हैं, तो इक्विलिब्रियम में फर्म कब जा सकती है? जब वो फर्म एम डबल डैश यूनिट्स ऑफ वर्कर विड्रॉ करे, और इस तरह क्या होगा कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ई एम किसके बराबर आ जाएगी? ओ डब्ल्यू के। अब ये आगे एक्सप्लेनेशन में ये जो बातें मैं आपको बता रहा था, ये सब इसी एक्सप्लेनेशन में डायग्राम के नीचे दी गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। दस इन द पोजीशन ऑफ कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्ट्री सेम इन ऑल इट्स एम्प्लॉयमेंट्स, यानी तमाम फर्म्स में, जैसे अभी मैं फुटबॉल इंडस्ट्री की बात कर रहा था, तो अगर इंडस्ट्री में 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं फर्म, तमाम फर्म्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तब अब एक जैसी होगी। तमाम फर्म्स में एक फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी लेबर की बात कर रहे हैं ना, तो एक जैसी होगी। और सेकंड क्या? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर कैसे हम मेजर करते हैं? जो हम उसको प्राइस दे रहे होते हैं, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 200 दे रहे हैं जैसे टेबल में बताया गया, तो इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है? 200 है। थर्ड क्या है? द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव रिवॉर्ड्स। 4 है ना फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इनके मुआवजों के। यानी लैंड को जो हम रेंट दे रहे हैं वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर है, लेबर को जो हम वेजेस दे रहे हैं वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं हम वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर है, और ऑर्गेनाइजेशन को जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर है। ये जो MRP है ना, ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से, तो वो उसके बराबर आ जाता है। अब आगे आ जाइए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की जो एजम्पशंस हैं वो क्या है। सबसे पहले तो एजम्पशन होमोजीनियस यूनिट्स हैं कि तमाम वर्कर्स दे आर सेम इन एफिशिएंसी एंड स्किल, तभी तो एक जैसा मुआवजा है। वो एक अलग बात है कि ऐसा होता नहीं है कि तमाम लोग एक जैसी सलाहियत के मालिक हों, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यही एज्यूम करते हैं कि ऑल वर्कर्स आर सेम इन एफिशिएंसी एंड स्किल एंड दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग द सेम रिवॉर्ड, सेम वेजेस। सेकंड क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या एज्यूम किया गया है? इस थ्योरी में ये एज्यूम किया गया है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। जैसे लेबर को हम मशीनरी की जगह, कैपिटल की जगह यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल यानी मशीनरी को हम लेबर की जगह यूज़ कर सकते हैं। यह है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। फिर तीसरा लिखा है यूज़ ऑफ अ फैक्टर। इसमें यह भी एज्यूम किया गया है कि एक फर्म, टोटल सप्लाई तो गिवन है ना लेबर की, एक फर्म ने कितनी लेबर यूज़ करनी है, कितनी उसके लिए फ़ायदेमंद है, वो उसके हिसाब से मोर और लेस यूनिट्स ऑफ लेबर इंगेज कर सकती है। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अ फर्म टू यूज़ अ लिटिल मोर और लिटिल लेस ऑफ एनी फैक्टर, फॉर एग्जांपल लेबर। फोर्थ क्या है? मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इसमें क्या एज्यूम किया गया है कि फैक्टर्स आर परफेक्टली मोबाइल, यानी तमाम फैक्टर्स एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा सकते हैं, और इस तरह से तमाम जगहों पे एक फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक जैसी होती है इस मोबिलिटी की वजह से। फिर फिफ्थ पे क्या है? ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जिस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और वेज रेट बराबर होते हैं ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो वहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट कर रहा होता है। ये आप देख रहे हैं ना डायग्राम जो पिछले स्लाइड में, कि डाउनवर्ड आ रही है MRP और ई पॉइंट पे वो कट कर रही है सप्लाई ऑफ लेबर के कर्व को। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे वेज रेट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों यहाँ बराबर है। तो जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट कर रहा होता है। सिक्स पॉइंट है सप्लाई ऑफ फैक्टर। तो हमने इसमें पढ़ा था ना कि सप्लाई लेबर की जितनी है वो गिवन सप्लाई तमाम फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब शॉर्ट पीरियड में सप्लाई ऑफ फैक्टर को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं कि जितने टोटल वर्कर्स हैं ये इतने ही रहेंगे, इसमें इजाफा या कमी नहीं होगी। और लास्ट पे इसमें जो आखिरी assumption है वो है परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट्स, जिसका मतलब क्या है कि सेम वेज रेट फॉर इक्वली एफिशिएंट वर्कर इन ऑल द फर्म्स। अब नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट स्लाइड है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में यही पॉइंट हैं सेम। मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट है होमोजीनियस यूनिट्स।
इस पे हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो क्या कहते हैं कि ये इस थ्योरी में जो एज्यूम किया गया है कि तमाम यूनिट्स सेम हैं इन एफिशिएंसी एंड स्किल, यूनिट्स ऑफ लेबर, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो ये हकीकत बात भी है। फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहा गया। मैंने आपको पिछले जब एजम्पशन बता रहा था तो मैंने क्या बताया था कि लेबर को मशीनरी कैपिटल की जगह यूज़ कर सकते हैं, या कैपिटल मशीनरी को हम लेबर की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये तो ठीक है इस हद तक तो, लेकिन क्या आप लेबर को लैंड की जगह यूज़ कर सकते हैं? क्या आप लेबर को ऑर्गेनाइजेशन की जगह यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बाज़ फैक्टर्स में है, बाज़ में ये मुमकिन नहीं है। ये इस पे क्रिटिसिज्म है। तीसरा क्या है? यूज़ ऑफ अ फैक्टर। बाज़ फर्म्स में तो ये मुमकिन है कि एक फैक्टर की क्वांटिटी आप अगर ज़्यादा चाहें तो कर सकते हैं, कम चाहें तो कर सकते हैं, लेबर की तादाद बढ़ा लें, कम कर लें, पॉसिबल है। ये कहाँ? जहाँ प्रोपोर्शन वेरिएबल है। अगर कोई ऐसा इदारा जहाँ प्रोपोर्शन फ़िक्स है, वहाँ लेबर को आप बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, उन प्रोडक्शन प्रोसेसेस में तो ये मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मशीनरी है, उस पर एक आदमी ही उसको ऑपरेट कर रहा है, तो आप 2 कैसे कर सकते हैं, 3 कैसे कर सकते हैं? तो जहाँ प्रोपोर्शन फैक्टर्स की फ़िक्स है वहाँ तो ये अप्लाई ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जहाँ प्रोपोर्शंस वेरिएबल है फैक्टर्स की, वहाँ तो एप्लीकेबल है, बट इन दोज प्रोडक्शन प्रोसेसेस वेयर द proportion of factors is fixed, you cannot increase or decrease the quantity of a factor. फिर फोर्थ है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। इसमें क्या कहा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि फैक्टर्स आर परफेक्टली मोबाइल। हम चूँकि लेबर की बात कर रहे हैं, लेबर को हम कहते हैं परफेक्टली मोबाइल है। यहाँ भी आप देखेंगे कि लेबर परफेक्टली मोबाइल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कई रीज़न्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर वर्कर अपने शहर को, अपने इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में नहीं जाते। दैट मे बी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कल्चर, दैट मे बी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर भी होता है। बाज़ औक़ात सोशल इश्यूज़ ऐसे होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि वर्कर अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता, उसको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता। तो ये लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वर्कर एक प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस पे नहीं जाता। ये लिमिटेशन है। इसीलिए हम कहते हैं फैक्टर की मोबिलिटी जो है वो बाज़ औक़ात इन फैक्टर्स की वजह से मुतासिर होती है। तो फैक्टर्स गोया परफेक्टली मोबाइल नहीं होते। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट कर रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर कोई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ जाती है शॉर्ट पीरियड में ही, तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी ऑपरेट कर सकता है। या जैसे हम तो यहाँ फ़र्ज़ करते हैं ना कि तमाम वर्कर एक जैसे, अब कोई एक वर्कर अगर थोड़ी सी बेटर क्वालिटी का आ गया तो वो अपनी उस एबिलिटी की बुनियाद पे मार्जिनल प्रोडक्ट में इजाफा भी कर सकता है। तो इसका मतलब है ये तो फिर लॉ गलत हो गया। तो ये लॉ सिर्फ तभी दुरुस्त साबित होता है जब ये जितने पीछे हमने एजम्पशंस लिए हैं वो एजम्पशंस जो है वो 100% करेक्ट हो। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट हो जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न की बजाय। अगर कहीं कोई इशू आ जाता है, जैसे इशू इसमें भी होमोजेनियस यूनिट में भी अभी मैं बात बता रहा था आपको। फिर इससे नेक्स्ट लिया सप्लाई ऑफ अ फैक्टर।
इसमें लिखा है शॉर्ट पीरियड में सप्लाई ऑफ फैक्टर कांस्टेंट होती है। नो डाउट शॉर्ट पीरियड में फैक्टर की सप्लाई में चेंज नहीं लाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये मुमकिन है। जैसे लेबर की सप्लाई में इजाफा भी हो सकता है। कैसे इजाफा? इकोनॉमिस्ट कहते हैं अगर आप वेज रेट में इजाफा कर दें, अर्ली मैरिजेस होंगी लेबर में, जैसे ही उनकी खुशहाली आती है उनमें टोटल सप्लाई बढ़ जाएगी लॉन्ग रन में। तो ये सप्लाई ऑफ फैक्टर भी अफेक्ट होती है। हाँ, लैंड के मामले में इंडिविजुअल फर्म तो कर सकती है, लेकिन ओवरऑल जो लैंड है वो हमारी सप्लाई ऑफ लैंड ऑफ अ कंट्री रिमेन फिक्स्ड। फिर उसके बाद इसमें है परफेक्ट कंपटीशन, कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, तमाम जगहों पे एक जैसा मुआवजा है। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं जैसे आपको फ़ुटबॉल इंडस्ट्री की मिसाल दे रहा था ना, अगर आप सियालकोट में चले जाएंगे तो वहाँ रेट कंपेटिटिव होगा, लेकिन अगर लाहौर गुजरांवाला में यही फ़ुटबॉल सीने वाले लोग जो हैं, चूँकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, यहाँ लेबर अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ ये मुआवजा ज़्यादा क्लेम कर रहे होंगे और फर्म यहाँ ज़्यादा मुआवजा देती है। तो परफेक्ट कंपटीशन भी बाज़ औक़ात नहीं होता। तो ये लास्ट पॉइंट था क्रिटिसिज्म का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।